नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और वो समय समय पर सामाजिक मुद्दों पर ट्विटर पर अपनी बातें रखते हैं। और वहीं पीएम मोदी की ट्विटर अकाउंट हैकर्स की पहुंच से दूर नहीं है और शनिवार देर रात हैकर्स ने पीएम मोदी के ट्विटर अकाउंट में सेंध लगा दी है। और दरअसल हैकर्स ने पीएम मोदी के ट्विटर अकाउंट को निशाना बनाते हुए उसे हैक कर लिया और कुछ ट्वीट भी किए गए जिसमें बिटकॉइन को कानूनी मान्यता दिए जाने की बात कही गई है। अब प्रधानमंत्री मोदी का ट्विटर अकाउंट 12 दिसंबर की सुबह 2 बजे के करीब हैक किया गया और हालांकि हैक होने के बाद किया गया पहला ट्वीट चंद मिनट बाद ही उसे डिलीट भी कर दिया गया और एक बार फिर उसी ट्वीट को दोबारा किया गया और वहीं इस ट्वीट को भी हटा लिया गया। और वहीं पीएमओ की ओर से आधिकारिक रूप से इस बात की जानकारी भी दी गई है कि पीएम मोदी का ट्विटर अकाउंट हैक किया गया है। पीएम मोदी की ओर से किए गए ट्वीट में जानकारी दी गई है कि पीएम मोदी के ट्विटर अकाउंट से छेड़छाड़ की गई और मामले की जानकारी ट्विटर को दे दी गई है और वहीं अकाउंट को तुरंत सुरक्षित कर भी लिया गया और इसके साथ ही कहा गया है कि हैक किए जाने के दौरान ट्विटर अकाउंट से शेयर किए गए किसी भी ट्वीट को अनदेखा किया जाना चाहिए। देश में जानलेवा कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा लगातार बढ़ रहा है और डेल्टा वेरिएंट की तुलना में ये वेरिएंट 5 गुना ज्यादा तेजी से फैलता है और इस आकलन का असर भी दिख रहा है। और देश में अब तक इस वेरिएंट के 32 केस आ चुके हैं और अकेले महाराष्ट्र में 17 मामले सामने आए और महाराष्ट्र एक बार फिर डरा हुआ है और ये डर यूपी तक भी पहुंच रहा है क्योंकि देश के सबसे बड़े सूबे में चुनाव है और धारावी में तंजानिया से आया एक शख्स ओमिक्रॉन से संक्रमित हुआ है और मुंबई में 3 नए केस भी मिले हैं जिसमें एक 3.5 साल की बच्ची भी शामिल है और महाराष्ट्र में कुल 7 नए मामले सामने आने के बाद देश में अब ओमिक्रॉन के कुल 32 मरीज हो गए और ओमिक्रॉन के खतरों को देखते हुए मुंबई पुलिस ने जुलूस, रैली और सभी मोर्चे पर रोक लगा दी। लेकिन सवाल है कि अगर मुंबई में रैली पर रोक रहेगी तो क्या उत्तर प्रदेश का और क्या जहां चुनावी माहौल गर्मा रहा है और रैलियों की संख्या में उसमें आने वाली भीड़ बढ़ती जा रही। यूपी में भले ही चुनाव माहौल है लेकिन दूसरे राज्यों में सख्ती बढ़ती जा रही और नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल तीसरी लहर को लेकर लोगों को चेताए हैं और वीके पॉल ने कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के वैश्विक स्वरूप को लेकर चेतावनी दी है और ऐसे में भारत में फेस मास्क का घटता उपयोग को चिंता का कारण भी बताया। और उधर देश में तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने लोकसभा में बयान भी दिया कि वैक्सीन के बूस्टर डोज पर विचार किया जा रहा है। महाराष्ट्र के पुणे जिले के पिंपरी चिंचवड़ इलाके में हाल में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पाए गए 1.5 साल की बच्ची को संक्रमण से उबरने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और वहीं इलाके में इस नए स्वरूप से संक्रमित 3 साल के लड़के में संक्रमण का कोई लक्षण नहीं दिखा और उनकी तबियत बिल्कुल ठीक है और स्वास्थ्य अधिकारियों ने शनिवार को ये जानकारी दी और पिपरी चिंचवड़ नगर निगम क्षेत्र के 4 नए रोगियों में 3 साल का बच्चा भी शामिल है और इसके अलावा 3 अन्य रोगियों में 2 पुरुष और 1 महिला शामिल है। ये सभी लोग नाइजीरिया से लौटने पर ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए थे और भारतीय मूल की महिला और उसकी 2 बेटियों के संपर्क में आ गए थे और एक अधिकारी ने कहा कि इससे पहले ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए 6 लोगों में से 4 को संक्रमण से उभरने के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और इनमें 1.5 साल की बच्ची भी शामिल है। पीसीएमसी के स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर लक्ष्मण गोफाने ने कहा कि 4 नए रोगियों में शामिल 3 साल के लड़के में संक्रमण का कोई लक्षण नहीं दिखा है और बाल देखभाल केंद्र में उसका ख्याल रखा जा रहा है और चिंता की कोई भी बात नहीं है। और वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुंबई के धारावी में ओमिक्रॉन वेरिएंट ने दस्तक भी दे दी। धारावी में रहने वाला 49 वर्ष का शख्स 4 दिसंबर को पूर्वी अफ्रीका के तंजानिया से मुंबई आया था लेकिन एयरपोर्ट का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उस शख्स को अस्पताल में दाखिल किया गया था और जीनोम सीक्वेंसिंग परीक्षण के परिणाम सामने आने के बाद इस बात की पुष्टि भी हुई है कि यह व्यक्ति नए ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित है।
राजस्थान की राजधानी जयपुर में कांग्रेस आज महंगाई के खिलाफ महंगाई हटाओ महारैली करने जा रही है और इस रैली में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका सहित समेत कई पार्टी के दिग्गज नेता शामिल होंगे और कांग्रेस ने दावा किया है कि इस रैली में 2 लाख से ज्यादा लोग जुटेंगे। राजस्थान के अलावा दूसरे राज्यों से भी कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता इस रैली में शिरकत के लिए आएंगे। कांग्रेसी नेताओं के मुताबिक इस रैली के जरिए कांग्रेस सतर्क और जागरूक विपक्ष की अपनी भूमिका निभाते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को जगाने का काम करेगी और इस रैली में कांग्रेस के शीर्ष नेता भी शामिल होंगे। कांग्रेस की रैली विद्याधर नगर स्टेडियम में आयोजित की जाएगी और वहीं जाम से बचने के लिए ट्रैफिक डायवर्जन भी किया गया है और भीड़ को देखते हुए जयपुर ट्रैफिक पुलिस ने यातायात के विशेष इंतजाम भी किए हुए हैं और ऐसे में भारी वाहनों को जयपुर में प्रवेश कराने के बजाय शहर के बाहर से ही डाइवर्ट करने का प्लान रखा गया और कांग्रेस की जयपुर में होने वाली इस महारैली में प्रदेश के बेरोजगार रोड़ा बन सकते हैं, क्योंकि बेरोजगार युवकों ने चेतावनी दी है कि राहुल गांधी को राजस्थान में घुसने नहीं देंगे और इनकी मांग है कि राजस्थान में रीट के अभ्यर्थी रीट 2021 में पदों की संख्या 31,000 से बढ़ाकर 50,000 की जाए और इसके अलावा जेईएन परीक्षा परिणाम की सीबीआई जांच की मांग को लेकर भी जयपुर में प्रदर्शन किया जा रहा है और ऐसे में अपनी मांगे मनवाने के लिए इन बेरोजगार युवाओं कांग्रेस की महंगाई हटाओ महारैली में मुसीबत पैदा कर सकते हैं। कांग्रेस की महारैली के लिए पार्टी के अनेक दिग्गज नेता शनिवार को राजस्थान की राजधानी जयपुर भी पहुंच गए और शहर की प्रमुख सड़क चौराहों पर इस रैली के पोस्टर बैनर भी लग चुके जिन पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी छाए हुए और पार्टी के संगठन महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि प्रस्तावित महंगाई हटाओ महारैली केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का शंखनाद करेगी और रैली पहले दिल्ली में होनी थी, लेकिन मंजूरी नहीं मिलने पर इसे जयपुर में किया जा रहा है। सीमा सुरक्षा बल के अधिकार क्षेत्र को लेकर ममता बनर्जी की टिप्पणी के बाद राज्यपाल जगदीप धनखड़ का बयान सामने आया और उन्होंने मीडिया को दिए बयान में कहा कि सीमा सुरक्षा बल देश की सुरक्षा के लिए काम कर रहा है और अधिकार क्षेत्र के संबंध में निर्णय लिया गया है कि बीएफएस 50 किलोमीटर की सीमा में काम कर सकेगा और इसके बावजूद ममता बनर्जी 15 किलोमीटर के अधिकार क्षेत्र की बात करके स्थानीय पुलिस और बीएफएस के बीच तनाव उत्पन्न करना चाहती है और इससे पहले भी राज्यपाल ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संभावित बड़ा खतरा बताया था और दरअसल कथित तौर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से राज्य पुलिस को निर्देश जारी किए गए थे कि राज्य पुलिस ये सुनिश्चित करे कि बीएसएफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 15 किलोमीटर के अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन ना कर पाए और इसको लेकर धनखड़ की ओर से ममता बनर्जी को एक पत्र भी लिखा गया था और इसे संघीय राजनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताया था और राज्यपाल ने कहा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में हावड़ा नगर निगम के विभाजन को लेकर फैसला किया है और इस संबंध में अंतिम निर्णय मुझे लेना है और मैंने 24 नवंबर को ममता बनर्जी सरकार से बिल के बारे में पूछताछ भी की थी, लेकिन उनकी ओर से अब तक कोई जवाब नहीं दिया गया है। मलयाली फिल्म मेकर अली अकबर ने चौंकाने वाला ऐलान किया जिसके बाद वो सुर्खियों में बने हुए हैं। अली अकबर ने इस्लाम धर्म छोड़ हिंदू बनने का फैसला किया और अली अकबर और उनका परिवार हिंदू धर्म अपनाएगा और अली अकबर ने यह अहम फैसला चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ बिपिन रावत के आकस्मिक निधन पर हंसने वालों से आहत होकर लिया है और अली अकबर ने लाइव वीडियो में सीडीएस बिपिन रावत के निधन पर खुशी मनाने वालों की निंदा भी की थी और बुधवार को अली अकबर ने बताया था कि उनका मुस्लिम धर्म से विश्वास उठ गया, इसलिए अब वो और उनकी पत्नी हिंदू बनने के लिए तैयार है। अली अकबर ने अपना नया नाम भी सिलेक्ट कर लिया और वो अब अली अकबर से रामा सिंह होंगे और उन्होंने बताया कि रामा सिंह वो शख्स था जो इसलिए मारा गया क्योंकि वो अपने कल्चर के लिए खड़ा रहा और अली अकबर के मुताबिक राम सेना नाम उनके लिए सटीक बैठता है और अली अकबर ने लाइव वीडियो में बहादुर सेना अधिकारी की मौत पर रिएक्शन देने वालों की निंदा भी की थी। अली अकबर को इस बात से भी ठेस पहुंची थी कि कोई भी धर्मगुरु कट्टरपंथी के खिलाफ नहीं खड़ा हुआ। सांप्रदायिक प्रतिक्रिया देने के बाद अली अकबर ने अपने पुराने फेसबुक अकाउंट को सस्पेंड भी कर दिया था और एक नए अकाउंट का इस्तेमाल कर धर्म परिवर्तन का ऐलान किया था और उन्होंने ये भी कहा कि वो अपनी बेटियों को धर्म बदलने के लिए मजबूर नहीं करेंगे और उसे
और इसे उनकी पसंद पर छोड़ देंगे। अली अकबर पहले भारतीय जनता पार्टी की राज्य कमेटी के मेंबर थे। बाद में पार्टी लीडरशिप के साथ असहमति होने के बाद उन्होंने अपनी पोस्ट से इस्तीफा दे दिया था। वहीं केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के बीच तल्खी बढ़ती जा रही और दोनों नेता एक दूसरे के ऊपर जुबानी हमला करने से बाज नहीं आ रहे। और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने विश्वविद्यालयों में राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को पत्र लिखकर निशाना साधा है और उन्होंने पत्र लिखकर कहा है कि आप विश्वविद्यालयों के अधिनियमों में संशोधन करें और आप व्यक्तिगत रूप से कुलाधिपति का पद ग्रहण करें ताकि आप सरकार पर निर्भरता के बिना अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा कर सके। और राज्यपाल ने आग पत्र में कुलाधिपति की जिम्मेदारियों से इस्तीफा देने की भी धमकी दी है और राज्यपाल मुख्यमंत्री विजयन की कार्यशैली पर सवाल उठाते रहे और राज्यपाल ने नियुक्ति पर नाराजगी व्यक्त की जिन्हें की सर्च कमेटी को निलंबित कर दिया गया और विश्वविद्यालय में सवाल खड़े हो गए हैं।